गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विपिन सर जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाएं जिनका आयोजन यूके पीएससी द्वारा किया जाएगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, लेखपाल आदि को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसी कड़ी में आज हम 1857 की क्रांति को डिस्कस करेंगे। चूंकि यह परीक्षाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, सबसे पहले हमारे जहन में यही प्रश्न उठता है, आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के पीछे अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियां रही हैं, जिसके प्रभाव से 1857 के विद्रोह का जन्म होता है। हालांकि तात्कालिक कारण न्यू इनफील्ड राइफल थी, जिसमें चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था। लिहाजा भारतीय सैनिकों के द्वारा इसका विरोध जताया जाता है। प्रारंभ में यह सैनिक विद्रोह के रूप में उभरा, देखते ही देखते इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ने लग गई और इसने जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और इतिहास के पन्नों में 1857 की क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो 1857 की क्रांति के पीछे अनेकों कारण हैं, हम सब पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था उस पर हम अवश्य डिस्कस करेंगे। तात्कालिक कारण, दिसंबर 1856 को अंग्रेजों के द्वारा पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल को सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए, जिनमें दमदम, अंबाला और सियालकोट प्रमुख थे। लेकिन इसी दौरान भारतीय सैनिकों में यह खबर फैलने लग गई कि जो न्यू इनफील्ड राइफल है उसका कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता था। लिहाजा भारतीयों को यह धर्म के विरुद्ध लगा, इसीलिए भारतीय सैनिकों के द्वारा इसका विरोध जताया गया। तो सबसे पहले न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का जो विरोध था वो सबसे पहले दमदम में हुआ, फिर बहरामपुर और बैरकपुर छावनी होता हुआ यह मेरठ छावनी तक जा पहुंचा और मेरठ छावनी में ही 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। अर्थात 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ छावनी से स्टार्ट होती है। कब होती है? 10 मई 1857 को। लेकिन इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो हमें बंगाल में बैरकपुर छावनी में देखने को मिलता है, मंगल पांडे के नेतृत्व में। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंध रखते थे। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखने वाले मंगल पांडे ने न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिया था। लिहाजा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के हाथों 2 अंग्रेज सैन्य अधिकारी मारे जाते हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट शामिल थे। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई। तो इस प्रकार बैरकपुर छावनी में जो 1857 का सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया है, इसको जल्द ही अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया। इसीलिए यह व्यापक स्वरूप धारण नहीं कर पाया और एक सीमित क्षेत्र में ही घटकर रह गया। लेकिन यहाँ से फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंगल पांडे से संबंधित। अगर इस समय हम बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की बात करेंगे तो इनका नाम था जॉन बेनेट हेर्सी। चलिए अब 1857 की क्रांति की विधिवत शुरुआत करते मेरठ छावनी की तरफ रुख करते हैं। मेरठ छावनी 10 मई 1857 को यहाँ पर सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। विद्रोह इतना प्रबल था कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में भारतीय सैनिकों के द्वारा अपने साथियों को छुड़ा लिया जाता है और मेरठ में एकत्रित होकर यह दिल्ली जाने का निर्णय लेते हैं। लिहाजा यह दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं और इतिहास में यह घटना 1857 की क्रांति की प्रारंभिक घटना मानी जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मेरठ के विद्रोही सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना 1857 की क्रांति की प्रारंभिक घटना मानी जा सकती है। तो मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर अंग्रेजी सैनिकों को मार भगाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। इस दौरान मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? तो मेरठ के विद्रोह में किसी ने भी नेतृत्व नहीं करा था। प्रारंभ में वहां पे सभी सैनिकों ने विद्रोह करा था। जब मेरठ के सैनिक, इनका कोई लीडर नहीं था, ये दिल्ली के लिए चले गए, तो फिर उसके बाद मेरठ में विद्रोह किसने करा? राव कदम सिंह गुज्जर के द्वारा किया जाता है। कब? जब मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली के लिए चले जाते हैं। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए अब मेरठ के विद्रोही सिपाही इस समय दिल्ली पर पहुंच चुके हैं, दिल्ली पर उनका अधिकार स्थापित हो चुका और दिल्ली में इस समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड है, जिनको हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, क्योंकि जफर नाम से कविताएं और शायरी लिखा करते थे। तो विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली में पहुंचकर बहादुर शाह सेकंड को अपना सम्राट नियुक्त करा, अर्थात 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता नियुक्त करा गया। किसे? बहादुर शाह सेकंड को। और उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बेगम जिन्नत महल भी कहीं न कहीं भागीदार रही हैं।
चूंकि बहादुर शाह जफर एक 82 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति थे, तो उनकी भुजाओं में वो दम नहीं था कि वो तलवार उठा सके बुढ़ापे में। लिहाजा बहादुर शाह सेकंड के द्वारा जो सेना का नेतृत्व था वो बख्त खान नामक सिपाही को सौंपा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व या मुख्य नेता कौन था? तो मुख्य नेता बहादुर शाह जफर थे, उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बेगम हजरत महल भी, उनके साथ जिन्नत महल, उनकी बेगम जिन्नत महल भी अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थी। वहीं दिल्ली के विद्रोह के नेतृत्व किसको सौंपा गया? सेना का नेतृत्व किसको सौंपा गया? बख्त खान नामक सिपाही को। अब दिल्ली मेरठ के अलावा भारत के किन क्षेत्रों में 1857 का विद्रोह होता है और किन लोगों के द्वारा इसको नेतृत्व किया जाता है, आइए उस पर भी देख लेते हैं। अगर हम अवध यानी लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करा। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की बेगम थी और इन्होंने अपने छोटे अल्पायु के पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। वहीं स्वयं शासन की सत्ता अपने हाथ में ले ली और 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल के द्वारा अवध यानी लखनऊ वाले क्षेत्रों से इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अवध यानी लखनऊ से किसने नेतृत्व करा 1857 के विद्रोह का? बेगम हजरत महल के द्वारा। जबकि बहादुर शाह सेकंड की जो बेगम थी उनका नाम क्या था? जिन्नत महल। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम झांसी की बात करेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करा। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदूपंत था, वहीं तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसके अलावा अगर हम इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद, वाराणसी या प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पर मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व करा। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला या फिर अहमद शाह के द्वारा 1857 के विद्रोह को लीड किया जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा यहाँ पर जिहाद का भी नारा दिया गया था और अंग्रेजों ने अहमद शाह को पकड़ने के लिए यानी मौलवी अहमदुल्ला या फिर अहमद शाह को पकड़ने के लिए इनके नाम पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। जिहाद का नारा बाबर से जुड़ा हुआ है। खानवा के युद्ध में बाबर ने 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध। वही 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा भी जिहाद का नारा दिया गया था। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर फतेहपुर की बात करेंगे तो फतेहपुर में अजीमुल्ला खां के द्वारा 1857 के विद्रोह को लीड किया जाता है। अजीमुल्ला खां कौन थे? नाना साहब के संरक्षक एवं चीफ इन कमांडर थे, यानी नाना साहब के सेनापति एवं संरक्षक कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। इसके अलावा तात्या टोपे भी नाना साहब के सेनापति के तौर पर देखे जाते हैं। अगर हम यूपी के अलावा बात करेंगे बिहार, तो बिहार में जगदीशपुर एवं आरा एवं जगदीशपुर बिहार से बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह नामक दो भाइयों ने विद्रोह का नेतृत्व करा। अगर हम असम क्षेत्र की बात करेंगे तो असम में दीवान मनीराम दत्त एवं कदम्बेश्वर के द्वारा विद्रोह को लीड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जैसे कोटा राजस्थान में जयदयाल हरदयाल ने 1857 के विद्रोह को लीड करा। वहीं आहुआ का जो दुर्ग है वो राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह को नेतृत्व दिया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो गढ़मंडला में शंकर शाह, रामगढ़ ढिंडोरी में रानी अवंतीबाई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के द्वारा संयुक्त रूप से 1857 के विद्रोह को लीड किया जाता। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने 2 स्थानों से विद्रोह का नेतृत्व करा था। प्रारंभ में झांसी से, जहां पर वो पराजित हुई, फिर उसके बाद वो ग्वालियर चली आती हैं और ग्वालियर में इन्होंने पुनः एक बार फिर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला। तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम थे, कुछ प्रमुख स्थान थे जहां पर 1857 की क्रांति देखने को मिलती है और किन लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, इस पर भी हमने देखा है। अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करेंगे तो दूसरे पहलू में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान वो कौन से 2 प्रमुख नेता थे जो नेपाल चले गए थे। तो इनमें आप ध्यान रख सकते हैं नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। जब ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में पराजित हो गए तो इन्होंने सोचा कि कैद होने से अच्छा है, कि जेल में बंद होने से अच्छा है कि हम किसी स्थान पर चले जाएं। तो बेगम हजरत महल और नाना साहब 1857 की क्रांति में पराजित होने के पश्चात नेपाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो डेफिनेटली आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से नाना साहब से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान जब ये नेपाल चले गए थे तो नेपाल जाने से पूर्व यह कुछ समय तक उत्तरकाशी में भी रहे थे और इन्होंने कुछ समय तक उत्तरकाशी में निवास करा था। तो यह भी उत्तराखंड के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है।
अगर हम 1857 की क्रांति के दूसरे पहलू पर बात करेंगे तो जिन स्थानों पर 1857 की क्रांति होती है उन स्थानों पर अंग्रेजों के द्वारा उसे कैसे कंट्रोल किया गया, कैसे नेतृत्व किया गया, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के विद्रोह के दमन के लिए निकोलसन को भेजा गया था, लेकिन निकोलसन मारे जाते हैं। उसके बाद हडसन नामक अधिकारी को भेजा गया और हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर सबसे पहले पुनः अधिकार कर लिया है। कब? 20 सितंबर 1857 को। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले किस स्थान पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करा, तो वो स्थान आपका दिल्ली था। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के विद्रोह का दमन करा और सबसे पहले दिल्ली पर ही इन्होंने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। कब? 20 सितंबर 1857 को। जबकि दिल्ली में विद्रोह कब हुआ था? 12 मई को हुआ था। तो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला, तत्काल ही अंग्रेजों ने इसे नियंत्रित कर लिया। इसके अलावा अगर हम अवध की बात करेंगे तो अवध या फिर लखनऊ से 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा लोगों की जो भागीदारी रही है वो कहाँ से रही है? अवध यानी लखनऊ से रही है। तो अवध वाले क्षेत्रों में या लखनऊ में 1857 के विद्रोह के लिए 3 अंग्रेज अधिकारी गए थे, लेकिन वो अपने प्राण खो देते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं हेनरी लॉरेंस, जनरल नील, मेजर हैवलॉक। तीनों लोग अवध या फिर लखनऊ के विद्रोह के दमन के दौरान शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा अवध, लखनऊ, बरेली और कानपुर, अवध यानी लखनऊ, बरेली एवं कानपुर, इन 3 स्थानों के विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। कैंपबेल इस समय 1857 की क्रांति के दौरान भारत में अंग्रेजों की तरफ से सबसे प्रमुख सेनापति के तौर पर नियुक्त था। इसके अलावा अगर बिहार के विद्रोह की बात करेंगे तो बिहार के विद्रोह का दमन विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर के द्वारा किया गया। वहीं हम झांसी और ग्वालियर के विद्रोह के दमन की बात करेंगे तो झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा किया गया। इसी दौरान इन्होंने पहले रानी लक्ष्मीबाई को झांसी में पराजित करा था। किसने? कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा। फिर यह पीछा करता हुआ ग्वालियर आया और ग्वालियर में भी इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। किसने? कैप्टन ह्यूरोज ने। तो इस प्रकार आप रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित 1-2 फैक्ट ध्यान रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में होता है और आंदोलन का नेतृत्व यानी विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने झांसी और ग्वालियर से करा था। जबकि उनका देहांत कहाँ पर हुआ? उनका देहांत, रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में होता है और यहीं पर इनका स्मारक भी स्थापित किया गया है। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के निकनेम की बात करेंगे तो इनका निकनेम मन्नू था, अर्थात मन्नू करने का। जब कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को देखते हुए इनकी तारीफ की और कहा कि सभी भारतीय विद्रोहियों में इकलौती अगर मर्द कोई है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। ऐसा कथन किसने दिया है? कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा दिया गया है। किसके सम्मान में? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता बहादुरी के सम्मान में। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पर भारत की तरफ से 1857 की क्रांति होती है। किन लोगों ने लीड करा आपके सामने अभी रखा है और किन लोगों के द्वारा इसका दमन किया गया यह पहलू भी आपके सामने रखा गया है। अगर हम थोड़ा सा उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन जितना भी छिटपुट हुआ है वो परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में कालू मेहरा नामक एक व्यक्ति था, एक क्रांतिकारी था, जिसने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया और 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लोहागाड़ छावनी से संबंध रखता था कालू मेहरा, जिनका निवास स्थल है कि जिनका जन्म स्थल विसुम गांव चंपावत में था। ये लोहागाड़ छावनी पर इन्होंने अटैक करा था। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। इनसे संबंधित संगठन कौन सा था? क्रांतिवीर नामक संगठन था। तो कालू मेहरा के क्रांतिवीर संगठन से जुड़े हुए कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी थे उनके नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें कालू मेहरा स्वयं इस संगठन के निर्माता थे। इसके अलावा आनंद सिंह फटियाल, विशन सिंह करायत और माधव सिंह, ये 3-4 लोग इस क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इस संगठन से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना कालू मेहरा के द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि कालू मेहरा को मैदानी क्षेत्रों से बरेली के नवाब खान बहादुर खान के द्वारा आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की गई थी। खान बहादुर खान के 2 प्रमुख सेनापति थे, एक का नाम था काले खान, दूसरे थे फजल हक। तो खान बहादुर खान ने बरेली वाले क्षेत्रों से कालू मेहरा से संपर्क करा और कहा कि तुम भी नैनीताल यानी उत्तराखंड के क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह में लोगों को संगठित करो और अपनी भूमिका सुनिश्चित करो। इसके लिए खान बहादुर खान ने अपने 2 प्रमुख सेनापति काले खां और फजल हक को उत्तराखंड के क्षेत्रों में भेजा था नैनीताल पर अधिकार करने के लिए और कालू मेहरा को सहायता देने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने उत्तराखंड में
जो शासन व्यवस्था थी वो ठीक ठाक बना रखी थी, मेंटेन बना रखी थी। चारों जो आवागमन के मार्ग थे वो बंद करे हुए थे और जो सूचनाओं का आदान प्रदान था वो भी पूर्ण रूप से बाधित किया हुआ था। लिहाजा खान बहादुर खान के दोनों सेनापति हल्द्वानी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजित हो जाते। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। हल्द्वानी के युद्ध में खान बहादुर खान के दो प्रमुख सेनापति काले खां फजल हक पराजित हो जाते अंग्रेजों के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था? कुमाऊं में कमिश्नर इस समय हेनरी रेमजे थे। वहीं गढ़वाल के अंदर डिप्टी कमिश्नर इस समय वैकेट थे। तो ये भी आप फैक्ट के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में एक स्थान बड़ा प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था फांसी का गदेरा और यह नैनीताल जिले में स्थित है। कहा जाता है कि क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर नैनीताल में फांसी नामक गदेरा के स्थान पर इनको फांसी की सजा दी जाती थी या फिर इनको गोली मार दी जाती थी। इसीलिए नैनीताल का फांसी का जो गदेरा था वो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है और इसी समय यह प्रसिद्ध होता है कुमाऊं के क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारने के लिए। वहीं अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र में एक तरफ ब्रिटिश गढ़वाल था, दूसरी तरफ टिहरी रियासत थी। तो टिहरी रियासत के नरेश सुदर्शन शाह इस समय अंग्रेजों को आर्थिक और राजनीतिक एवं सैन्य तौर पर उनको सहायता दे रहे थे। इसीलिए गढ़वाल क्षेत्र में हमें 1857 की क्रांति की अधिकांश घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो छिटपुट जो घटनाएं घटी होंगी तो उनके दौरान जो गढ़वाल के क्रांतिकारी रहे उनको कहा जाता है कि गंगा नदी के तट पर उनको ले जाकर टिहरी नामक पहाड़ी टीले पर उनको खड़ा करके वहां पर गोली मार दी जाती थी। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये उत्तराखंड के संदर्भ में था 1857 की क्रांति। अगर हम 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई और बातों की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं और कुछ महत्वपूर्ण कथन जारी किए गए। आइए उनको भी देख लेते हैं। वीडी सावरकर भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक राष्ट्रीय नेता है, एक क्रांतिकारी नेता है। जब हम भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे तो उस समय हम वीडी सावरकर का उल्लेख अवश्य करेंगे और डिटेल से करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक रची है और इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वो व्यक्ति कौन थी? वीडी सावरकर और इनकी पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर हम अशोक मेहता की बात करेंगे तो इन्होंने द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक लिखी है। वहीं आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट 1857 आरसी मजूमदार की पुस्तक है और इन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करा था जिसमें इन्होंने कहा कि तथाकथित 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कौन कह रहा है? आरसी मजूमदार कह रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के पीछे के जो कारण थे उनको भारतीय भाषाओं में लिखने का प्रयास करा है और इनकी पुस्तक का नाम है असबाब अ बगावत ए हिंद। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो डेफिनेटली आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं जो प्रमुख विद्वान गणों के द्वारा दिए गए 1857 की क्रांति पे, उनका क्या कहना है आइए उनको भी देख लेते हैं। बेंजामिन डिज़रायली इस समय ब्रिटेन के विपक्ष के नेता थे, बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। अगर हम लॉरेंस एम सीले की बात करेंगे तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही या फिर सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि किन विद्वान गणों के द्वारा 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई? तो ये थे लॉरेंस एम सीले। अगर हम टी.आर. होम्स की बात करेंगे तो यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष की बात करते हैं। टी.आर. होम्स का कहना था कि जो 1857 का विद्रोह था यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच एक संघर्ष था। वहीं आउटरम एवं टेलर का कहना है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं कि आउटरम एवं टेलर क्या कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम इसी समय L.E.R. रीच की बात करेंगे तो L.E.R. रीच महोदय का कहना है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था। तो ये कुछ प्रमुख स्टेटमेंट थे जो डेफिनेटली आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो 1857 की क्रांति पूरे भारत में नहीं फैल पाई,
और इसके पास कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था, इनकी कोई सटीक रणनीति भी नहीं थी और इस समय अधिकांश भारत के जो रजवाड़े राजा महाराजा थे या फिर जो सरदार लोग थे वो अंग्रेजों के साथ थे। लिहाजा 1857 की क्रांति असफल हो जाती है, लेकिन इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हालांकि हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल उतने ही मुद्दों को बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। स्वयं लॉर्ड कैनिंग इस समय कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग कौन है? इस समय भारत के गवर्नर जनरल है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? पामस्टन। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन है, जबकि भारत के गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, भारत के गवर्नर जनरल। इस समय बंगाल के जो सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं, यानी बैरकपुर छावनी में सैन्य जो अधिकारी था जब मंगल पांडे ने विद्रोह करा, उसका नाम था जॉन बेनेट हेरसे। वहीं मेरठ छावनी में इस समय जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा कमांडिंग ऑफिसर है उसका नाम है जनरल हैबिट। तो ये 2-4 चेहरे आप जरूर जहन में रख सकते हैं, डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। स्वयं लॉर्ड कैनिंग का कहना था 1857 की क्रांति के दौरान कि अगर ग्वालियर के सिंधिया लोग उनके साथ नहीं होते, उनका साथ नहीं देते, तो वह इस तूफान में बह जाते। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर के जो सिंधिया लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा सहायता करी थी इस समय अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम थे जो डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात जो परिवर्तन हमें देखने को मिला, तो इसमें अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन बनाया गया। भारतीय सेना के पुनर्गठन से संबंधित एक कमीशन था, एक संगठन था जिसका नाम था रॉयल कमीशन या फिर पील आयोग। यह भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था, जिसमें अब भारतीयों को सेना में भर्ती करने के लिए उनकी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र इत्यादि को देखा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता कि पील आयोग का संबंध किससे है या फिर रॉयल कमीशन क्यों गठित किया गया, तब आप आंसर कह सकते हैं कि भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग या फिर रॉयल कमीशन गठित किया गया है। इसके बाद अलावा अगर हम अन्य परिवर्तनों की बात करेंगे तो ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम इस समय पारित होता है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधानों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि अब भारत में 1857 की क्रांति को देखते हुए हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त करेंगे। अब भारत में डायरेक्ट किसका नियंत्रण होगा? भारत पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश क्राउन का होगा, अर्थात ब्रिटिश ताज का होगा। यह बात कहाँ कही गई है? 1858 भारत शासन अधिनियम में। लिहाजा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को पूर्णतः समाप्त किया जाता है और भारत की जो संपूर्ण शक्ति है वह ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी जाती है, अर्थात ब्रिटिश ताज को सौंप दी जाती है। तो यह भी आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के पश्चात भारत में जो सबसे बड़ा पद बनाया गया उसे हम वायसराय के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो सबसे बड़ा पद था उसे हम गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम लॉर्ड कैनिंग था, जबकि प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। वायसराय का पद कब सर्जित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के पश्चात। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह था 1857 की क्रांति का घटनाक्रम, जिसे मैंने संक्षिप्त रूप में और सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया है।